हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स या फिर जेआर कॉलेज कह लो। सही है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, जहां पे हम वापस आप लोग को सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। मैं वापस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमारा बैच कंप्लीट हो चुका है जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर, जो हमारा मेन चैनल है। सही है। तो अगर आप लोग को आगे की पढ़ाई करनी है, आगे के भी लेक्चर वीडियोस देखने हैं, तो आप वहां पे भी जाके बहुत सारे लेक्चर वीडियोस वहां पे पड़े हुए हैं, आप वहां पे भी जाके आगे की स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है। इस चैनल के ऊपर, जेआर कॉलेज चैनल के ऊपर हम लोग एक न्यू और एक फ्रेश बैच शुरू कर दिए थे। सही है। जिसमें हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर हर एक लेसन कंप्लीट कर रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के। सही है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी, और हमने स्टार्ट कर दिया था हमारे 11th बायोलॉजी का 5वां लेसन, जिसका नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग सेल की बातें कर रहे थे। यार, जितने भी टाइप के सेल हैं, जितने भी टाइप के सेल ऑर्गेनली है, उसकी बातें कर रहे थे हम लोग इस लेक्चर के अंदर। बहुत सारे लेक्चर वीडियो मैंने बना दिए, देख रहे हो, आप लोग देख रहे होंगे, ये लेक्चर नंबर 5 है। इसका मतलब ऑलरेडी 4 लेक्चर मेरे चैनल पे आ चुके हैं। ठीक है। तो आप क्या करने, आप अगर आपने कोई भी लेक्चर वीडियो मिस कर दिया है इसके पहले वाले, तो जरूर से देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेल ऑर्गेनली की जो डिस्कशन है वो पिछले लेक्चर्स में भी किया हुआ है। सही है। बहुत सारे, जैसे न्यूक्लियस का किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किया था, गोल्जी apparatus का किया था। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। साथ ही साथ मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी बहुत सारी बातें की हुई है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बातें चली रही हैं। सही है। तो ये सब कुछ अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो जरूर से जाके पिछले लेक्चर्स में देख लेना, मिस मत करना कोई भी चीज। सही है। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है, जो चीज हमने स्टार्ट की हुई थी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, और थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनली के बारे में आज इस लेक्चर में जानने की कोशिश की जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। देखो, बेसिकली हम लोग ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनली आए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। सही है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था गोल्जी apparatus थे। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था लाइसोसोम्स के बारे में, और लास्ट मैंने आपको बोला था वैक्यूल्स भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। क्यों? देखो, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये जितने भी ऑर्गेनली हैं, ये सब कुछ एक दूसरे से फंक्शन में रिलेटेड है। सही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर आगे चल के प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, ऑयल्स का फॉर्मेशन होता है, स्टीरॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। सही है। और फिर ये दोनों जो प्रोडक्ट है, जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, ये दोनों आगे चल के गोल्जी apparatus में ट्रांसफर होते हैं। फिर गोल्जी apparatus में उसका मॉडिफिकेशन होता है। फिर मॉडिफिकेशन से ही गोल्जी apparatus से आगे चल के लाइसोसोम्स बने हैं, गोल्जी apparatus से आगे चल के वैक्यूल्स बने हैं। तो ये सब एक सिस्टम का पार्ट है बच्चों, जिसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह रहे थे। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज इसी के साथ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है, तो जरूर से जाके प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, एकदम फ्री में आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर के ऊपर जाना, अपने ऐप, या फिर अगर आप आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर पे जाना और वहां पे सर्च करना, वहां पे आप लोगों को जेआर ट्यूटोरियल्स की एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना। सही है। समझ में आई बात? ठीक है। उसका फायदा क्या है? देखो, उसमें आप लोग को बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं। सही है। मिलते रहेंगे आप लोग आगे चल के। फिर आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जब मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा तो वो वहीं पे डालूंगा, तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर। सही है। तो उस ऐप का फायदा जरूर से उठाना, उसे डाउनलोड जरूर से कर लेना। ठीक है। फ्री ऐप है। उसके बाद एक और चीज बता दूं, अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे बातें करनी है, देन यू कैन कीप इन टच। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, यू कैन कीप इन टच विथ मी इन दिस इंस्टाग्राम अकाउंट। ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है। आप यहाँ पे आ सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है वहां पे आके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आता है तो वो भी आप यहाँ पे आके मुझे बता सकते हो। चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था बच्चों, जब मैंने आप लोगों को पहले दिन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, देखो ये बातें मैंने काफी बार बता दी हैं कि टोटल बहुत सारे प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम लोग ने 5 ग्रुप में डाल दिया हुआ है। ठीक है। एक आपका क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। सही बात है। ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था ना आप लोग को, यहीं पे लिखा हुआ है सारी चीजें। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मोनेरा है उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी जो प्रोटिस्टा, आगे चल के जितने भी 4 किंगडम है, उनके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। फिर मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में बता दिया है। फिर हम लोग बात कर रहे थे बच्चों यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ सेल है। ठीक है। फिर मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था। दिस इज द जनरल डायग्राम, जो मैंने थोड़ा सा बनाया था, थोड़ा सा किचबिच मच गया, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था
कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली क्या था आपके यूकैरियोटिक सेल का, दैट इज आपका न्यूक्लियस। सही है, सो दिस इज योर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सही है, तो यहाँ पे आप लोगों को डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, राइबोसोम लगा रहता है। क्यों राइबोसोम लगा हुआ है भैया, क्योंकि ये डबल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना किससे है, ये बना है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सटेंशन से। ठीक है, आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वही आगे चल के न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम लगा हुआ है, दैट्स व्हाई वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी लगा हुआ होगा। सही है, फिर मैंने आपको बताया था कि यहीं से कनेक्टेड है, देखो इसी से बना हुआ है, तो आपका यहां से ऐसे फोल्डिंग से निकली हुई है, नेट लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। दिस नेट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताया हुआ ना मैंने आप लोग को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ही क्या होता है, नेट। ठीक है, नेट जैसा स्ट्रक्चर। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a net like structure present inside the cytoplasm, that's why it is known as endoplasmic। ठीक है, एंडो मतलब क्या, इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और रेटिकुलम मतलब क्या, नेट, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेट जैसा, ऐसे नेट जैसा स्ट्रक्चर आपका कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, फिर मैंने आपको बताया दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं भाई, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं आप लोग को, क्योंकि लेक्चर 2-3 दिन बाद आ रहा है तो शायद आप लोग कुछ भूल ना जाओ, इसलिए मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि आपके दिमाग में चीजें वापस आ जाए। सही है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या नया है, इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई इसकी सरफेस थोड़ी सी रफ रफ हो गई है। सही है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं लगा हुआ है। दैट्स व्हाई ये क्या है, आपका स्मूथ सरफेस है। इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली साइड, दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसी से आगे चल के क्या बनते हैं, इसी के आगे लगे हुए हैं बच्चों कुछ ऐसे डंबल शेप दिख रहा है, फिर ऐसे किडनी शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि उल्टे रखे हुए हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज कह सकते हो आप लोग। ठीक है, इनके बारे में मैंने क्या बताया था कि जितने भी प्रोटीन्स यहां पे फॉर्म हुए हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जितने भी प्रोटीन्स फॉर्म हुए हैं, साथ ही साथ आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी लिपिड्स फॉर्म होते हैं, ऑयल्स फॉर्म होते हैं, जितने भी स्टीरॉइड्स फॉर्म होते हैं, वो सबका मॉडिफिकेशन कहां पे होगा, इस गोल्जी एपरेटस में होगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन कर देना। जो भी प्रोटीन आ रहा है उसको मॉडिफाई कर दो, उसके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लगा दो मान लो। ठीक है, तो वो ग्लाइकोलिपिड हो गया। अगर मान लो कोई प्रोटीन आ रहा है उसके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लगाते तो वो ग्लाइको प्रोटीन हो गया। समझ रहे हो, तो जितना भी मॉडिफिकेशन करने का काम है वो कौन करेगा, आपका ये गोल्जी एपरेटस करेगा। सही है, ये गोल्जी एपरेटस तक ये प्रोटीन पहुंचते कैसे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे से छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और वो वेसिकल्स आगे अटैच हो जाते हैं इस गोल्जी एपरेटस के ऊपर। सही है, तो ये वेसिकल्स क्या कंटेन कर रहे हैं, ये वो प्रोटीन कंटेन कर रहे हैं जो कौन बना रहा है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। समझ में आई बात। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ प्रोटीन, अभी हम लोग डिस्कस किया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा है। कौन से प्रोटीन बनाता है बच्चों, मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन बनाता है जो रिलीज किया जाएगा। जैसे मान लो मेरे पेनक्रियाज में इंसुलिन रिलीज होता है। सही है, तो इंसुलिन कौन बनाएगा, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं, हम लोग ने पढ़ा ना प्रोटीन सिंथेसिस में। मेनली जो प्रोटीन आपके सेल के अंदर ही यूज होने वाले हैं वो कहां बनेंगे, साइटोप्लाज्म में बनेंगे। सही है, बट जो प्रोटीन रिलीज होने वाले हैं वो जनरली कहां बनते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। तो जनरली इनको बनाया जाता है और ऐसे वेसिकल्स में पैक कर करके कहां भेज दिया गया, इसको गोल्जी एपरेटस के पास। फिर गोल्जी एपरेटस क्या करेंगे बच्चों, गोल्जी एपरेटस इस जो भी प्रोटीन आया हुआ है उसका मॉडिफिकेशन करेंगे और उनको वापस में पैक कर करके क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे बाहर की तरफ, सेल के बाहर डिलीवर कर देंगे, जिससे उनको जहां पे भी अफेक्ट करना है वो वहां पे पहुंच जाए। सही है, ये दो चीज हम लोग ने समझ ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्हीं से छोटे छोटे और वेसिकल्स निकले हुए हैं, इस गोल्जी एपरेटस से ही छोटे छोटे और वेसिकल्स निकले हुए हैं, जिन वेसिकल्स को मैंने लाइसोसोम्स का नाम दिया था। छोटे छोटे वेसिकल्स को मैंने लाइसोसोम्स का नाम दिया था और लाइसोसोम्स को मैंने बोला था कि जितनी भी कूड़ा कबाड़ा बचा हुआ है सेल का, ठीक है, जो भी खराब खराब चीजें बची हुई सेल की, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन लाइसोसोम्स का यूज किया जाता है। तो जो भी खराब प्रोटीन है, जो भी खराब ऑर्गेनेली, या फिर आपका सेल ही खराब हो गया मान लो, तो उसको हम लोग किस में डाल देंगे, लाइसोसोम्स में डाल देंगे। तो लाइसोसोम्स के अंदर बड़े सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बताया था ना मैंने आपको, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखे हुए हैं जो क्या करेंगे, कोई भी चीज को डाइजेस्ट कर देंगे, चाहे कोई प्रोटीन ला दो, चाहे कोई कार्बोहाइड्रेट ला दो, समझ रहे हो, किसी भी चीज को ये क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पड़े हुए हैं इस लाइसोसोम्स के अंदर। यहां तक बात हमारी हुई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, नया टॉपिक आज का, दैट इज वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या है, देखो वैक्यूल भी
वेसिकल्स हैं जो कहां से निकले हुए हैं, आपके गोल्जी एपरेटस से निकले हुए हैं, ठीक है। वैक्यूल्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ वेसिकल, ये भी एक वेसिकल का ही टाइप है जो कहां से निकला हुआ है, इस गोल्जी एपरेटस से निकला हुआ है, बट इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये इनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू दिस लाइसोसोम्स। और इनके फंक्शंस भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखो इनके फंक्शंस क्या है, जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है ना, हमारे घर में स्टोर रूम होता है, जितनी भी चीजें हमको नहीं चाहिए होती वो हम सारे के सारे स्टोर रूम में रख देते, सही है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारे सेल का स्टोर रूम है, जितनी भी चीजें आपके सेल को नहीं चाहिए या फिर सेल को ऐसा लगता है कि यार ये चीजें फ्यूचर में यूज हो सकती है शायद, या फिर कोई समझ लो आयंस हो गए या फिर कोई पिगमेंट्स हो गए जो हमारे सेल के लिए ज्यादा यूज नहीं है, समझ रहे हो, तो वो सारी चीजों को कहां रख दिया जाता है, इस वैक्यूल के अंदर रख दिया जाता है। तो इस वैक्यूल को एज अ स्टोरेज रूम यूज किया जाता है, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो कितने प्रकार के वैक्यूल होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के वैक्यूल हम लोग को पढ़ने हैं। सबसे पहला है बच्चों सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, सबसे पहला है सेंट्रल वैक्यूल, ये हम लोग को पढ़ना है, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ना है। और लास्ट है हमारे पास दैट इज फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। 3 प्रकार के वैक्यूल हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, एक है आपका सेंट्रल वैक्यूल, एक है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, और एक है आपका फूड वैक्यूल। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो तीनों कहां कहां मिलते हैं। पहली बात, आपका जो सेंट्रल वैक्यूल है ये आपको प्लांट्स के अंदर देखने मिलेगा, सही है। आपका जो सेंट्रल वैक्यूल है ये आपको मेनली प्लांट्स के अंदर ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। फूड वैक्यूल की बात करें तो फूड वैक्यूल बच्चों ज्यादातर हम लोग को एमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में, जैसे जो अपना प्रोटिस्टा वाले ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके अंदर हमको ज्यादा देखने मिलता है। तो यहाँ पे मैं एमीबा लिख दूं, चलेगा। एमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को फूड वैक्यूल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिसके अंदर हम लोग को फूड वैक्यूल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो कॉन्ट्रैक्टाइल भी आप लोग को एमीबा के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। अब सबका फंक्शन क्या है एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल की। मान लो दिस इज अ प्लांट सेल, ठीक है, मान लो ये एक आपका प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन के आगे आजू बाजू मान लो सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। अब प्लांट के अंदर बच्चों बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर मैं प्लांट की बात करूं, ठीक है, प्लांट सेल की बात करूं, तो प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट कितना दिया हुआ है आपकी बुक में, ऑलमोस्ट 90% ऑफ एरिया, ठीक है, 90% ऑफ एरिया कौन ले लेता है, वैक्यूल ले लेता है आपके सेल का, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो आपके सेल का, प्लांट सेल का 90% एरिया कौन ले लेता है, दैट इज वैक्यूल ले लेता है, समझ में आ रही, इतना बड़ा आपका वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, सही है। इस प्लांट सेल का वैक्यूल की जो बाहर की कवरिंग है ना, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। अब ये इतना बड़ा होता क्यों है, क्या जरूरत है इसको इतना बड़ा होने की। देखो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो प्लांट्स के अंदर एक चीज होती है, जब प्लांट सेल डिवाइड करता है तो जो भी सेल्स प्लांट के डिवाइड होते हैं उनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, या फिर हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देते हैं सारे सेल्स के ग्रुप को, सही है। तो प्लांट के अंदर एक अजीब फिनोमिना है, सबसे पहले प्लांट का सेल डिवाइड होगा, फिर उनके अंदर सेल इलॉन्गेशन देखने के लिए मिलती है, समझ में आ रही बात, ठीक है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले मान लो एक छोटा सा सेल है प्लांट का, तो सबसे पहले ये सेल आगे चल के 2 सेल बना लेगा, सबसे पहले आपका ये आगे चल के 2 सेल बना लेगा। तो ये क्या किया इसने, सेल डिवीजन किया। इस सेल को हम लोग कहेंगे इट इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल, समझ में आ रही बात। इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल, मतलब आपके प्लांट में जितने भी सेल्स के पास एबिलिटी है सेल डिवीजन करने की, उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो दिस इज अ सेल जिसने क्या कर दिया, अभी अभी डिवीजन किया और वो उसने आगे चल के 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहां से क्या हो सकता है, यहां से 2 पॉसिबिलिटी बच्चों, या तो ये सेल वापस आगे चल के डिवाइड करके 2 सेल बना दे, तो अभी भी अगर ये वापस से डिवीजन करेगा तो अभी भी ये मेरिस्टेमेटिक सेल ही रहेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि यार प्लांट को वापस डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये सेल ना दूसरे फेज में चला जाता है। ये सेल, ये जो सेल है आपका, मान लो ये वाला सेल, अब इसका डिवाइड करने का मन नहीं है, ये बोला कि यार अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, हो गया मेरा जितना होना है, ठीक है। तो अब ये इसके पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं कहला सकता, सही है। अब ये दूसरे फेज में चला जाएगा बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं सेल इलॉन्गेशन, सेल
इलोंगेशन। अब इस फेस में होता क्या है, इस फेस में इस सेल का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है, इस फेस में इस सेल का क्या होने लगता है, साइज बढ़ने लगता है। अब ये कैसे बढ़ता है, एक्चुअल में ये बढ़ता ही है वैक्यूल की वजह से। होता क्या है, इस सेल के अंदर मान लो ये सेल है और इस सेल का पहले छोटा सा वैक्यूल है, छोटा सा वैक्यूल है, ठीक है। अब होगा क्या, सिंपल सी बात है, इस सेल के अंदर इस वैक्यूल में पानी घुस जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल जितना एंटर करने लगेगा, जितना एंटर करने का, इस वैक्यूल की साइज क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, सही है। सिमिलरली अब देखो वाटर तो एंटर कर सकता है ना, वाटर तो इजीली एंटर कर सकता है, क्योंकि वाटर क्या है, एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा। समझ में नहीं बात, ठीक है। अभी मैं आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोग क्या होता है। एक्चुअल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब क्या, वो बहुत ही लिमिटेड सॉल्यूट को ट्रांसफर करती है, बट वो सॉल्वेंट को ट्रांसफर करने की परमिशन दे देती है। तो आपका वाटर क्या है, इट इज अ सॉल्वेंट ना, तो यहां से सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये वैक्यूल का साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। समझ रहे हो, वैक्यूल का साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और इनडायरेक्टली साथ साथ में जब वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है तो आपके सेल का साइज भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। समझ रहे हो, तो आपके सेल का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस चीज को हम लोग ने क्या बोला, सेल इलोंगेशन। समझ में आई बात, ठीक है। इस चीज को हम लोग ने क्या बोला, सेल इलोंगेशन। जैसे ही आपका सेल एक परफेक्ट साइज तक पहुंच जाता है, ठीक है, परफेक्ट साइज और शेप तक पहुंच जाता है, अब उसका सेल इलोंगेशन भी बंद हो जाता है और वो एक परमानेंट सेल बन जाता है। मतलब अब उसका एक फंक्शन परमानेंट हो गया। समझ रहे हो, जैसे मान लो मेरे लंग्स का परमानेंट फंक्शन है, ठीक है, कि वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, सही है। अगर मैं अपने लंग्स को बाहर निकाल के रख दूं तो क्या मैं अपने स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना, ठीक है। क्या मैं अपनी आंखों से रेस्पिरेशन कर सकता हूं, नहीं कर सकता। वैसे ही अगर मैं अपने आंखों को निकाल के बाहर रख दूं तो क्या मैं अपने स्किन से देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा ना। मतलब मेरे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। समझ रहे हो, उनका क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो जब इस सेल को इसका स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाएगा आफ्टर द सेल एलोंगेशन, ये सेल क्या बन जाएगा, परमानेंट सेल। समझ रहे हो, ये सेल क्या बन जाएगा, परमानेंट सेल। क्लियर है। तो ये कुछ फेज होते हैं आपके प्लांट सेल के, समझ रहे हो। और इसमें आपका ये वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसमें, सेल इलोंगेशन में। इसीलिए प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही एनलार्ज होता है, समझ रहे हो। और इस बड़े से वैक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। समझ में आई बात, ठीक है। इस बड़े से वैक्यूल को हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज द सेंट्रल वैक्यूल। अब ये सिर्फ खाली जगह है क्या, नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग स्टोर करके रखेंगे। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जितनी भी चीजें सेल को नहीं चाहिए, ठीक है, जितनी भी चीजें सेल को नहीं चाहिए वो क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर करके रख देगा। तो ये एज अ स्टोर रूम की तरह यूज हो रहा है। इसके अंदर बड़े सारे सॉल्ट स्टोर्ड होते हैं, जैसे Cl+, ठीक है, सॉरी Cl+ नहीं, Cl-, आपका क्लोरीन स्टोर हो जाता है, आपका पोटेशियम स्टोर हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे वाटर सोल्यूबल पिगमेंट स्टोर हो जाते हैं, जैसे एंथ्रासीन, ठीक है, ये स्टोर हो गया है इसके अंदर। बहुत सारी चीजें हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर वाटर को भी आप स्टोर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आपकी स्टोर हो जाती हैं। बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। कितना बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ एरिया ले लेता है आपके प्लांट सेल का। ये चीजें याद रखनी क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है, सही है। ये नाम याद रखना, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, इस वैक्यूल की बाहर वाली कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें आप लोग को याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, समझ रहे हो। ये डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए, इतनी चीजें समझ में आई बात, ठीक है। इतना इजी स्ट्रक्चर भी आ सकता है बनाने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों फूड वैक्यूल की। फूड वैक्यूल क्या होता है, देखो यहां पे आ जाओ, नए स्लाइड पे। फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल की बात करें तो ज्यादातर हम लोग को ये एमीबा के अंदर देखने मिलता है। मान लो दिस इज द एमीबा, ये एक एमीबा है, सही है। और इस एमीबा को यहां पे एक फूड मॉलिक्यूल दिखा, सही है। अब फूड मॉलिक्यूल पे ये एमीबा कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, यहां से ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, यहां से ऐसा हैंड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा निकालेगा, यहां से ऐसे हाथ जैसा स्ट्रक्चर यहां से निकालेगा, समझ रहे हो। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर है। हाथ तो नहीं है इसके पास, कोई हैंड तो है नहीं, तो ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाथ पैर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोड्स बोलते हैं, पोडिया बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज अ सुडोपोडिया। ये क्या है, इट इज अ सुडोपोडिया, ठीक है। सुडो मतलब क्या, झूठा, पोडिया मतलब क्या, पैर। तो इसके हाथ पैर ना, ठीक है। तो इसके पास जो हाथ पैर है वो झूठे हैं, ऐसा हम लोग समझ लो, सही है। तो ये क्या करेगा, उस फूड मॉलिक्यूल की तरफ ऐसे सुडोपोडिया करके जाएगा, सही है। और उस फूड मॉलिक्यूल को बच्चों अपने अंदर इंसर्ट करवा देगा। इस फूड मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपने अंदर इंसर्ट करवा देगा, ठीक है। और ये फूड मॉलिक्यूल घुस जाएगा बच्चों वैक्यूल के अंदर। कहां घुस जाएगा, ये वैक्यूल के अंदर,
समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपका फूड, ये जो स्ट्रक्चर है ये वैक्यूल हो गया, और इस वैक्यूल के अंदर क्या चला गया, आपका फूड मॉलिक्यूल आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे वैक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ फूड वैक्यूल, समझ में आई बात, ठीक है। अब आगे चल के इस फूड मॉलिक्यूल का हम लोग बोल सकते हैं डाइजेशन होगा, आगे चल के लाइसोसोम्स में भी जा सकता है, उसका डाइजेशन वहां पे भी हो सकता है, समझ में आई बात, ठीक है। सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल, समझ में आई बात, ठीक है। अब एक और चीज है, एक और आपका थर्ड टाइप है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब क्या, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बच्चों जनरली ऑस्मो रेगुलेशन में यूज होता है। आ जाओ देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब क्या, ये भी आप लोगों को ज्यादातर किसके अंदर देखने मिलता है, एमीबा के अंदर। तो मान लो दिस इज द एमीबा, दिस इज द एमीबा, सही है। और इस एमीबा के अंदर यहां पे एक वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस वैक्यूल का फंक्शन क्या है, मान लो ये बहुत ही ज्यादा पानी वाले कंडीशन में, अब एमीबा तो हमेशा पानी वाले कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे से बहुत सारा पानी है, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर वाले कंडीशन में है ये, सही है। तो अब इसके बॉडी से यहां से, इसके बॉडी के अंदर यहां से वाटर एंटर कर सकता है, इसके बॉडी के अंदर यहां से वाटर एंटर कर सकता है भैया, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा ही जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उनको जाने की परमिशन दे देती है, सही है, क्योंकि ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां से वाटर एंटर कर सकता है। अब अगर इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर हो गया, अगर इसके बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर हो गया तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों फट भी सकती है। अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फट गई, ठीक है, तो यहां से अमीबा की डेथ भी हो सकती है। तो इतना ज्यादा वाटर अच्छा नहीं है इस अमीबा के लिए, ऑल्दो ये वाटर आते ही जा रहा है, बट इतना ज्यादा वाटर अच्छा नहीं है अमीबा के बॉडी के लिए। सिंपल सी बात है ना, हमारे लिए भी देखो, हम लोग ज्यादा वाटर का यूज, हम लोग अगर आप बहुत ज्यादा पानी पियो, ठीक है, तो आप यूरिनेट भी बहुत ज्यादा करोगे, क्योंकि हमारे बॉडी को इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना यूज करें, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वैसे ही अगर इसको भी ज्यादा आप पानी दोगे तो इसको भी, इस पानी को क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी से रिमूव करवाना पड़ेगा, समझ रहे हो, इस पानी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या लगेगा उसके लिए, सिंपल सी बात है, आपका वैक्यूल लगेगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, ये इंसर्ट कर जाएगा किसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर। तो इस वैक्यूल के अंदर क्या आ गए, वाटर मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। अब ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये मूव करता है, सॉरी आपका जो वैक्यूल मॉलिक्यूल है ये मूव करता है, और ये एकदम एज पे आता है, और आपका ये वैक्यूल यहां से फट जाता है, और यहां से आपका जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो बाहर वापस निकल जाते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। दिस इज द ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, समझ में आई बात। अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का बच्चों एक्चुअल मतलब होता है किसी भी बॉडी में वाटर और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, ठीक है। आयंस, वाटर और आयंस के लेवल को मेंटेन करके रखना। मान लो मेरे बॉडी में 4 लीटर पानी की जरूरत है, अब मैं अपने बॉडी में 10 लीटर पानी डालूं तो क्या वो पानी मेरे बॉडी में रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो उसको मेंटेन कौन करेगा, उसको मेंटेन कौन करेगा, हमारे बॉडी में किडनी नाम का स्ट्रक्चर होता है, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। तो उस वो किडनी क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ब्लड से निकालता है और उसको एज अ यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। मतलब वो हमारे बॉडी में जो वाटर का लेवल है उसे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, जो वाटर का लेवल है उसे क्या कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है, सही बात है। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे बॉडी में कौन करता है, दैट इज किडनी कर रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा नमक खा रहे हो, बहुत ज्यादा आयंस खा रहे हो, तो उसे भी निकालने का काम कौन कर रहा है, आपका किडनी कर रहा है, समझ लो। तो जितने भी आयंस और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वाटर की और आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का काम जो भी ऑर्गन करेगा, उस ऑर्गन को, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे अगर हम लोग पानी बहुत कम पिए, अगर हम लोग पानी समझ लो पिए ही नहीं, बहुत कम हमारे बॉडी में पानी है, तो हमारा यूरिनेशन भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को पता है कि यार पानी ज्यादा लॉस नहीं करना है, क्योंकि हमको पानी ज्यादा मिल नहीं रहा, समझ रहे हो। तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है, कंडीशन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। दिस इज द ऑस्मो रेगुलेशन, समझ में आई बात, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड आयंस इन बॉडी, समझ रहे हो, ठीक है। हमारे बॉडी में वाटर और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहां पे ये ऑस्मो रेगुलेशन कौन कर रहा है, यहां पे ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है ये वैक्यूल, एंड दिस वैक्यूल इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, समझ में आई बात,
समझ में आई बात, ठीक है। तो वैक्यूल का फंक्शन समझ में आ गया, वैक्यूल्स के टाइप समझ में आ गया, सही है। तो हमारा वैक्यूल्स यहाँ पे खत्म हो गया है। साथ ही साथ हमारा जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया, क्योंकि 4 एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग ने पढ़ने थे, चारों हम लोग ने पढ़ लिए, ठीक है। आ जाओ एक और ऑर्गेनेली के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दिस ऑर्गेनेली इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम लोग बारे में बात करेंगे। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। हम लोग को पता है जितने भी सेल्स हैं उन सबके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, सही है। और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी लगी हुई हो सकती है और नहीं भी लगी हुई हो सकती है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था ना, यूकैरियोटिक में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल है, जैसे प्लांट्स के पास सेल वॉल है, बट एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है, सही है। बट इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है, ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो इस दुनिया में सारे सेल्स के पास प्रेजेंट है, समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन ऑर्गेनेली फॉर ऑल द सेल्स, जितने भी सेल्स है सबके पास आपका क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इतने देर से हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, समझ में आ रही बात, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, देखो ऐसी चीजें अगर आप समझो, मान लो मैं एक मेम्ब्रेन हूं, ठीक है, और मेरे यहां पे सेल है और यहां पे बाहर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां से वाटर आया तो मैंने बोला ठीक है भाई जाओ, वाटर मॉलिक्यूल आप जा सकते हो अंदर, ठीक है। मैं गेट पे खड़ा हूं मान लो, समझ रहे हो। फिर यहां से कोई दूसरा आयन आया, मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, वो बोल रहा है मुझे भी अंदर जाना है, तो मैं बोलूंगा नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अंदर आके बहुत सारे कांड कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब मैंने बहुत सारी चीजों को इंसर्ट करने नहीं दिया, बट मैंने बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को, सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल को अंदर इंसर्ट करने दे दिया, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने दे सेल के, ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर अपने अंदर पास होने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ में आ रही बात। फ्रीली परमिएबल क्या होता है, फिर फ्रीली परमिएबल बच्चों जो किसी को भी अंदर आने दे दे, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वाटर हो, चाहे आयंस हो, कोई भी अंदर आ सकता है भैया, उसको हम लोग फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फ्रीली परमिएबल कौन होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, उसके अंदर कोई भी इंसर्ट कर सकता है, कितना भी इंसर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसकी बनी है बच्चों, ये बनी है लिपिड की, ठीक है। ये लिपिड भी है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स भी लगे हुए रहते हैं, बताऊंगा मैं आप लोग को। फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे हुए रहते हैं, तो बट मेनली बात करें तो ये लिपिड की बनी हुई है, और लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन है। लिपिड की बच्चों बायलेयर मेम्ब्रेन है, समझ में आ रही बात, ठीक है। लिपिड क्या होता है, देखो लिपिड ना ऑयल जैसा स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में तुम लोग क्या लगता होगा, तुम लोग ऐसा लगता होगा ना सर कि एक सेल है और सेल के बाजू बाजू ऐसा रस्सी खींचा हुआ है, रस्सी से एकदम टाइटली मेम्ब्रेन पैक्ड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअल में ये ऑयल की तरह होती है, ऑयल देखे ना, ऑयल जैसा फ्लोट करता रहता है ऑयल, कुछ उस तरीके की मेम्ब्रेन होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ रहे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग को देखने के लिए मिलती है, जो कि किससे बनी हुई है, आपकी लिपिड की बायलेयर से बनी हुई है, ठीक है। 2 लेयर है लिपिड के। एक्चुअल में कौन सा लिपिड है बच्चों, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो एक्चुअल में इट इज अ फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है ये, एक्चुअल में इट इज द फॉस्फोलिपिड, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, स्ट्रक्चर जानते, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है। क्लियर है, आ जाओ देखते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये बनी हुई है, अभी हम लोग ने समझ कितना चीज हम लोग को पता चल गया है, हम लोग को पता चल गया है कि भैया ये लिपिड बायलेयर से बनी है, और कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये लिपिड क्या है, ठीक है। एक्चुअल में ये लिपिड क्या बना है बच्चों, एक्चुअल में ये लिपिड कुछ नहीं, 2 चीजों से बनता है, एक आपका अल्कोहल और एक आपका एसिड, ठीक है। 2 चीजों को अगर आप मिला दोगे तो उससे आपका लिपिड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। जब भी आप अल्कोहल और एसिड को मिलाओगे तो वहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वर्ड सुना होगा ना केमिस्ट्री में, अगर आप अल्कोहल और एसिड को मिलाओगे तो वहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। दिस ईस्टर इज नथिंग बट अ लिपिड, ठीक है। अब कौन सा अल्कोहल है, कौन सा एसिड है, वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। एक अल्कोहल होता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। एक अल्कोहल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल का स्पेलिंग देख लेना एक बार,
आई गेस सही है, ठीक है। होता क्या है, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में 3 कार्बन होते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, सही है, और तीनों पे OH लगे हैं, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे OH लगा है। सिंपल सी बात है, अगर अल्कोहल है और इसके H कंप्लीट कर दो, ठीक है, तो अगर अल्कोहल है तो यहाँ पे OH लगा हुआ होगा, सही है। तो 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पे क्या लगा हुआ है बच्चों, OH लगा हुआ है, सही है, और बाकी इसके H कंप्लीट कर दो। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल, एंड ग्लिसरॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, सही है। तो ये आपका क्या है, अल्कोहल का टाइप है। अब इस अल्कोहल के टाइप पे यहां पे आ जाता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहां पे क्या आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया ना 2 चीज होती है, एक अल्कोहल और एक होता है एसिड, सही है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसको और इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, सही है। अब थोड़ा अच्छा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपका जो लिपिड है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका अल्कोहल और एक आपका एसिड, ठीक है। तो अल्कोहल कौन सा है, अभी हम लोगों ने समझ लिया अल्कोहल कौन सा है बच्चों, ग्लिसरॉल अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या होता है, 3 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, दिस इज द 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH 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 लगा हुआ है, और आप बाकी के इसके H कंप्लीट कर दो। सो दिस इज द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ बच्चों एक एसिड लगा हुआ है, जिस एसिड का नाम है बच्चों दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पढ़ा है हम लोग ने, RCOOH, यही होता है ना, ठीक है, COOH हम लोग बोलते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे, मान लो यहाँ पे आपका एक COOH, क्लियर है। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल और आपके ये आपका एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, सही है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इनके बीच में हमको बॉन्ड फॉर्मेशन करानी है, ठीक है, इनके बीच में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करानी है। तो हमको क्या देखने मिलेगा, देखो जब भी हम अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं तो वहां से वाटर निकलता है, वहां से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। समझ में आ रही बात, वाटर कैसे निकलेगा, देखो यहां से वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, H2O, सही है, 2 H होते हैं, एक आपका ऑक्सीजन होता है। तो यहां पे देखो, यहां पे OH है, सही है, और यहां पे H है, दिख रहा है, दिख रहा है। हमेशा जो OH होता है वो एसिड के मॉलिक्यूल से लिया जाता है, क्योंकि एसिड क्या होता है, अपना OH डोनेट कर देगा, मतलब अपना OH रिएक्शन में दे देगा। सिमिलरली जो आपका अल्कोहल है वो क्या करेगा, अपना H दे देगा, सही है। तो यहां पे होगा क्या बच्चों, ध्यान से सुनो, यहां से ये H निकलेगा, सही है, यहां से ये OH निकलेगा, और ये इतना मॉलिक्यूल आगे चल के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। मतलब देखो H2O, समझ रहे हो, ठीक है, H2O। सिमिलरली समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आपका यहां से OH निकलता है और यहां से H निकलता है, और ये मॉलिक्यूल ये जो इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये और ये, ठीक है, ये आगे चल के क्या बना देंगे, दैट इज आपका H2O। तो यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया, H2O माइनस हो गया, ऐसा लिख सकता हूं मैं, सही है। जैसे ही आपका H2O माइनस हो गया, इस O और इस O के बीच में क्या बन गया बच्चों, एक बॉन्ड बन गया। इस O और इस O के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, क्लियर है। सिमिलर सी चीज यहां पे भी होगी, ये H निकलेगा और ये OH निकलेगा। तो जैसे ही ये H और ये OH निकला तो इस O और इस O के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो पहले एक O निकला था, एक H2O निकला था, अभी 2 H2O निकल गया, सही है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लॉस हुआ, जिसके वजह से आपका इन एसिड और इस अल्कोहल के बीच में क्या बन पाया, बॉन्ड बन पाया, ठीक है। इस एसिड और इस अल्कोहल के बीच में क्या बन पाया, बॉन्ड बन पाया। समझ में आ रहा है सब, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ हम लोग चले गए हैं बायोलॉजी छोड़ के, बट कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर पता करना है तो जानना पड़ेगा, सही है। वैसे केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाने में मेरे को बहुत मजा आता है। तो अगर आप लोग देखो तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, अगर आप लोग देखो ध्यान से देखो तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, अगर C O से अटैच है तो मतलब उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सही है। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहां बना है, यहां बना, देखो कैसा दिख रहा है ये R, ठीक है, R से क्या कनेक्टेड है आपका C डबल बॉन्ड O, सही है, आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड O से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड ये C O से कनेक्टेड है, और ये C वापस किसी एक R मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। R मतलब क्या, मिथाइल ग्रुप ना, मिथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप समझ लो, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो मतलब आपका ये O वापस किसी एक R से कनेक्टेड है, तो मैं इसको R डैश लिख देता हूं। R डैश मतलब क्या, कि ये R और ये R डिफरेंट है। तो क्या कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है ना, R C डबल बॉन्ड O एंड यहां पे एक O लगा हुआ है, और ये O किससे अटैच है, इस एक R ग्रुप से अटैच है। तो दिस इज द R डैश, मान लो, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों ईस्टर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द
ईस्टर, ठीक है, पढ़ा रहेगा ना आप लोग ने। ईस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, सही है। अगर इसी ओ आर की जगह में एच लगा देता तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर। दैट्स वाई इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड बना है ना यहाँ पे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बच्चों ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड। और यहां पे जो हम लोग ने वाटर निकाल कर इस बॉन्ड को फॉर्म किया था ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन। क्लियर है, ठीक है। और अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग लिपिड कह सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? लिपिड मॉलिक्यूल। बट मैंने आपको बताया कि लिपिड मॉलिक्यूल अकेला तो है नहीं, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया ना कि लिपिड नहीं है भैया, लिपिड की बायलेयर है। और कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। तो इसका मतलब क्या होता है? यहां पे हमें एक फॉस्फोरस भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो होता कुछ नहीं है, ये जो आपका एक कार्बन खाली रह गया ना, जिसमें हम लोग ने कुछ अटैच नहीं किया था, इस कार्बन पे एक फॉस्फोरस का ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। इस कार्बन पे आपका एक फॉस्फोरस का ग्रुप अटैच हो जाएगा और एक क्लोराइन का ग्रुप अटैच हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। क्लोराइड नहीं है वो, क्लोराइन है, वो एक अलग ग्रुप है, ठीक है। अभी सिर्फ उसको एग्जैक्ट याद कर लो। समझ में आई बात, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है ना, दिस इज द फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड। समझ में आई बात, ठीक है। एंड ये कौन सा फॉस्फोलिपिड है बच्चों? लेसिटिन। लेसिटिन नाम का फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड कौन से टाइप का फॉस्फोलिपिड है? ये लेसिटिन नामक फॉस्फोलिपिड है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपका वो स्ट्रक्चर है जिससे क्या फॉर्म होता है? आपकी सेल मेम्ब्रेन की बायलेयर फॉर्म होती है। समझ रहे हैं, यानी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे तो नहीं दिखाएंगे यार, हम लोग इसे ऐसे तो नहीं दिखाने वाले। अगर हमें इसे सेल मेम्ब्रेन बनाने टाइम दिखाना है, ठीक है, अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है सेल मेम्ब्रेन का, तो मैं इस चीज को दिखाऊंगा कैसे? एक्चुअल में इसको स्ट्रक्चर दिखाते कैसे? देखो, इसको मिटा दूं मैं, हाथ से गिरने वाला था, इसको मिटा दूं मैं। चलो इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। वो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको दिखाया कैसे जाएगा? देखो, सबसे पहले जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे गोले स्ट्रक्चर से दिखाया जाएगा। मान लो ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कि मैं यहाँ पे दो आंखें और एक मुंह बना देता हूं, चलो ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज दैट फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो लिख दे, इसमें पी लिख दूं, चलेगा। ये क्या है? आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। उसके बाद आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको कुछ ऐसे करके दिखाया जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके दिखाया जाएगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे दिखा दो या फिर ऐसे दिखा दो, ऐसे, सही है। और उसके बाद आपका ये जो एक ईस्टर है, ये एक ईस्टर, इसका एक ऐसा पैर बनेगा, और आपका ये जो दूसरा ईस्टर है, ये इसका ऐसा दूसरा पैर बनेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाता है इस फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर को, ठीक है। इस तरीके से आपको इस फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर को दिखाया जाएगा। कैसा? एक आपका पी मॉलिक्यूल, एक आपका गोला सा स्ट्रक्चर, दैट इज योर फॉस्फेट ग्रुप, ऊपर वाला फॉस्फेट ग्रुप, और नीचे आपके ये दो ऐसे पैर दिख रहे हैं इसके, ये जो दो पैर दिख रहे हैं, ये दो पैर क्या है? इसके लिपिड वाले मॉलिक्यूल है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाला क्या है? ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। और नीचे वाला क्या है? आपका लिपिड वाला ग्रुप है। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और इसको कैसे बनाया गया इससे वो समझ में आ गया होगा। समझ में आई बात, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अब देखो, एक चीज और सीखनी है हम लोग को, व्हाट इज मीन बाय एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी हम लोग ने क्या समझा? अभी हम लोग ने पढ़ा यार एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऊपर लगा हुआ है, दिस इज द फॉस्फेट मॉलिक्यूल, सही है। और इसी के नीचे यहां पे दो इसकी टांगे हैं, एक टांग 1 एंड दूसरी टांग नंबर 2, सही है। ये क्या है? इसके दोनों लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, सही बात है। दिस इज फॉस्फेट एंड दिस इज लिपिड। अब होता क्या है बच्चों? जो भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। जो भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है। जो वर्ड फिलिक है ना, फिलिक, फिलिक, इस फिलिक का मतलब होता है लव, और हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसको पानी से प्यार है, ठीक है, जिसके ऊपर पानी डालते हैं उसको मजे आते रहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक
फिलिक मॉलिक्यूल। वहीं अगर मैं लिपिड की बात करूं सो इट इज अ लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसको ऑयल से प्यार है, इसको वाटर से प्यार नहीं है, ठीक है, इसको वाटर से प्यार बिल्कुल भी नहीं, इसको किससे प्यार है, ऑयल से प्यार है। लिपिड क्या होता है मैंने आपको बताया ना अभी, ऑयल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको भैया ऑयल से प्यार है। समझ में आ रही बात, ठीक है। दैट्स व्हाई इस लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल को हम लोग बच्चों हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्लियर है? हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, फोबिक, फोबिया, डर बोलते हैं ना हम लोग, भाई इस मेरे को ऊंचाई का फोबिया है, हम लोग बोलते हैं यार मेरे को अंधेरे का फोबिया है। फोबिया मतलब क्या, डर, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को किसका डर है, इसको पानी से डर लगता है। समझ रहे हो, इसको किससे डर लगता है, पानी से डर लगता है। समझ रहे हो, इसीलिए इसे आप हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हो या फिर इसे आप लिपोफिलिक भी कह सकते हो। इसको प्यार किससे है, लिपिड मॉलिक्यूल से प्यार है, मतलब ऑयल से प्यार है। समझ रहे हो, तो एक ही मॉलिक्यूल पे दो अलग अलग नेचर वाले स्ट्रक्चर लगे हुए, मानते हो कि नहीं, ठीक है, मानते हो ना कि एक ही मॉलिक्यूल पे कौन सा मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, और इस एक ही मॉलिक्यूल पे आपके दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर लगे हुए। एक आपका फॉस्फेट स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको पानी से प्यार है, सही है, और एक आपका लिपिड स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको पानी से कतई नफरत है, प्यार ही नहीं है, ठीक है, इसको ऑयल से प्यार है, सही है। यही बच्चों रीजन बनता है इसके बायलेयर फॉर्म होने का। समझ रहे हो, यही रीजन बनता है इसके बायलेयर फॉर्म होने का, भी समझाऊंगा मैं आप लोग क्यों होता है, सही है। अच्छा, ऐसे मॉलिक्यूल को बच्चों हम लोग कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जिसको पानी से प्यार है और दूसरा हिस्सा ऐसा है जिसको पानी से प्यार नहीं है। समझ रहे हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। समझ में आई बात, ठीक है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि आखिरकार ये बायलेयर ही क्यों फॉर्म करता है, क्यों इसको जरूरत क्या है बायलेयर फॉर्म करने की। अगर आप ना नॉर्मली फॉस्फोलिपिड लो और उसको नॉर्मली पानी के अंदर डाल दो तो अपने आप वो बायलेयर फॉर्म कर देगा, ऐसा क्यों, देखो ध्यान से सुनो। ये आपका क्या है, एक लिपिड, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, तो ये आपकी एक लेयर हुई, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक लेयर हुई। तो मान लो ये सेल मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहे हैं, सही है। तो सेल मेम्ब्रेन के मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सेल के बाहर भी क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा इंटरस्टेलर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके बाहर, यहाँ पे बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ एक्स्ट्रा इंटरस्टेलर फ्लूइड, सही है, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। तो यार ये मेम्ब्रेन बोलते हैं यार पानी से भैया हमें तो, लिपिड वाला जो सेक्शन है वो क्या बोलता है, भैया पानी तो मुझे नहीं चलेगा, तो एक काम करता हूं मैं फॉस्फोरस को उस साइड रख देता हूं, क्योंकि जितना भी पानी है वो इस फॉस्फोरस के ऊपर लगेगा, तो ये इस पी वाले मॉलिक्यूल के ऊपर लगेगा, तो ये लिपिड वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। फिर यार इसने देखा कि यार सेल के अंदर भी पानी है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, तो यार सेल के अंदर भी पानी है, तो ये साइटोप्लाज्म वाला पानी तो इस लिपिड के मॉलिक्यूल पर लग सकता है ना, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो इसने क्या बोला कि यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं डबल लेयर फॉर्म कर दूंगा। तो इसने क्या बोला, ठीक इसका उल्टा स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक आपका फॉस्फोर वाला स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस वाला, और यहाँ से ऐसा लिपिड वाला स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। तो आप देखो ये वाला जो वाटर है, ये वाला जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लूइड, ये भी आके चले गए इसी फॉस्फोरस के ऊपर ही लग रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है वो भी आगे चल के इस फॉस्फोरस के ऊपर ही लग रहा है, समझ रहे हो। और ये पूरा ऐसे इमेजिन कर लो, ये पूरा ऐसा गोला सा है, यहाँ पे ये वाला भी स्ट्रक्चर ऐसा गोला सा है और ये वाला स्ट्रक्चर भी ऐसा पूरा राउंड सा फॉर्म हो गया। तो आप देख रहे हो, अब इस लिपिड को कहीं से भी पानी का डर नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से जो भी पानी था वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल पे ही लग रहा है। ये आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो जो भी वाटर है वो यहां से भी इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल पे लग रहा है और यहां से भी इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल पे ही लग रहा है। दैट्स व्हाई आपका जो लिपिड है वो कितना लेयर फॉर्म करता है, बाय लेयर फॉर्म करता है। समझ में आई बात, ठीक है। यहां से भी एक लेयर लिपिड की है, समझ रहे हो, यहां से भी एक लेयर लिपिड की है जिसमें आगे साइड कौन प्रेजेंट है, आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है, समझ में आई बात, ठीक है। और इस साइड से भी एक लेयर किसकी है, लिपिड की है, जिसमें भी क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो फॉस्फोरस को भैया पानी से प्यार है तो दोनों तरफ से फॉस्फोरस लगा दिया गया, और जिसको पानी से नफरत है उसको क्या कर दिया गया, अंदर की तरफ रख दिया गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग था, जिससे हम लोग को ये पता चला कि एक्चुअल में जो लिपिड है वो बाय लेयर ही क्यों फॉर्म कर रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। इतनी क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं क्योंकि इससे मैंने आपको बताया था ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो जितनी भी चीजें इससे ट्रैवल होंगी, उनकी बातें करना थोड़ी जरूरी हो जाती है, सही है। सबसे पहली बात क्या है, देखो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो इस मेम्ब्रेन में
देखो इस मेम्ब्रेन में अभी तक मैंने तुमको क्या बताया कि सिर्फ लिपिड प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो? इसके अंदर बीच बीच में क्या होंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे। देख लो यहाँ पे, मान लो ये आपका लिपिड है, ठीक है, ये आपका लिपिड वाला स्ट्रक्चर है, तो इसके बीच बीच में काफी सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा यहाँ पे ऐसे प्रोटीन लगे हुए बीच में, तो अलग स्ट्रक्चर से बनाते हैं, अलग कलर से बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एकदम ऊपर से लेके नीचे तक लगे हुए, समझ रहे हो? मतलब बाहर से भी प्रोटीन है, अंदर से भी प्रोटीन है, पूरा प्रोटीन है, सही है। और इसके बीच में साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपकी फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपकी फॉस्फोलिपिड, समझ रहे हो? यहाँ पे भी आपके फॉस्फोलिपिड और यहाँ पे भी आपकी फॉस्फोलिपिड, ठीक है। कुछ कुछ प्रोटीन्स आपके ऐसे पूरे अंदर तक प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स आपके पूरे ऐसे अंदर तक पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स बच्चों आपको ऊपर लगे रहते हैं, यहाँ पे लगे रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे नीचे लगे रहते हैं, समझ रहे हो? तो सिर्फ आपकी कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है, सॉरी, सिर्फ आपका फॉस्फोलिपिड नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, और इस प्रोटीन्स के ऊपर बच्चों कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए हैं। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट लगे रहेंगे, दूसरे कलर से बना दे, यहाँ पे कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी लगे, दिख रहे हैं ऑरेंज में, ठीक है। यहाँ पे भी समझ लो ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगे हुए रह सकते, सही है। तो ध्यान से सुनो, दो प्रकार के प्रोटीन है। जो प्रोटीन आपका पूरा अंदर घुसा हुआ है, देख रहे हो, ये वाला जो प्रोटीन है ये पूरा इस वॉल के अंदर घुसा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंटीग्रेटेड प्रोटीन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोटीन, क्लियर है? या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कह लो, दोनों। इसे हम लोग कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, समझ में आ रही बात, ठीक है? इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेटेड प्रोटीन, ठीक है। और जो साइड में लगे हुए, मान लो ये एकदम साइड में लगा हुआ है, ये एकदम साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो जो प्रोटीन साइड में लगा है उसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, क्लियर है? समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ रही होंगी, सही है। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर लगे हुए जैसे कार्बोहाइड्रेट के, सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी किसी भी प्रोटीन के ऊपर आपका कार्बोहाइड्रेट लग जाता है तो उसे उसका नाम हो जाता है बच्चों ग्लाइको प्रोटीन, समझ रहे हो? ग्लाइको मतलब क्या, ग्लाइको वर्ड हम लोग यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी प्रोटीन के ऊपर क्या लग चुका है, आपका कार्बोहाइड्रेट लग चुका है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज ग्लाइको प्रोटीन, सही है। या फिर अगर आपके लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर, ये जो आपका लिपिड वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट लग गया, तो अगर मान लो इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लग गया, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, समझ रहे हो? सिर्फ ग्लाइको लगा देना। ग्लाइको मतलब क्या, ग्लाइको वर्ड कहां से आया हुआ है, ग्लूकोज से आया हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्लाइकोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ही तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे आगे चल के हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, सही बात है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, आपके लिपिड की मेम्ब्रेन है, लिपिड की मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ आपका फॉस्फोलिपिड नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स भी लगे हुए हैं। अब ये प्रोटीन का काम क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है। जो प्रोटीन पूरी अंदर से घुसे हुए, पूरा अंदर आ चुके हैं, पेनिट्रेट कर देंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, सही है। और कुछ प्रोटीन आपके साइड में भी लगे हुए हैं, दीज प्रोटीन आर दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो कुछ क्या चीजें क्या होती है, यहां से अभी हम लोग को ट्रांसफर करवाना है, ठीक है। ट्रांसफर करवाना है, क्या ट्रांसफर करवाना है? सबसे पहले हम लोग को पता है कि इस सेल के अंदर, आप लोग ने प्रोसेस पढ़ी है, सेल के अंदर हमेशा एटीपी फॉर्मेशन होती है। एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या बनता है, एटीपी बनता है, और वहां से CO2 रिमूव होता है, सही है। ये जो रिएक्शंस है, एक्चुअल में रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस आपको दिया हुआ है, एक्चुअल में एक अलग अलग लेसन है उसके लिए, तो उसको भी हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या बनता है, एटीपी और CO2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो CO2 है ये हमारे सेल के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। ये हमारे सेल के लिए हम लोग बोल सकते हैं एज अ टॉक्सिन है, जहरीली गैस है, तो इसे मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, सही है। तो ये जो CO2 है ये यहां से बाहर निकल सकती है। जो CO2 है ये डायरेक्टली इस लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। क्यों, काय को क्रॉस कर सकती है भैया? क्योंकि ये जो CO2 है इट इज अ लाइपोफिलिक मतलब क्या है, इसको लिपिड से प्यार है भैया, सही है। तो इसके बीच में भी लिपिड है, तो ये आराम से इसको क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। वैसे भी CO2 के एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है। फिर आपकी ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इस सेल के अंदर आना है ना, तभी तो आगे चल के ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो आपका ग्लूकोज, आपका जो ऑक्सीजन है वो भी यहां से एंटर कर सकता है, समझ रहे हो? आपका ग्लूकोज भी यहां से आपका ऑक्सीजन भी यहां से एंटर कर सकता है, बिकॉज आपका ऑक्सीजन भी क्या है, लिपोफिलिक है,
समझ लो। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जा रही है, कुछ कुछ चीजें आपका इस लिपिड के अंदर से ही ट्रांसपोर्ट हो जा रही है। बट अगर मान लो मुझे ऐसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना हो जो लिपोफिलिक ना हो, जो हाइड्रोफिलिक हो, समझ लो, मतलब पानी से प्यार हो ऐसी चीजों को, तो उस चीज को मैं यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। सही है, क्यों भैया? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, आयंस को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करने देगी। सही है, थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, बट आयंस को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करने देगी। तो इसके लिए यहां पे बहुत सारे यूनिट ऑफ प्रोटीन्स लगाए हुए हैं, जिससे बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो वही चीज हम लोग को बात करनी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट हमको पढ़ने हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट हम लोग को पढ़ने हैं यहां से। एक है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड एक है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? ठीक है, दो चीजें पढ़नी है हम लोग को, एक आपका एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों ऐसी चीजें जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होती है, ठीक है, ऐसी चीजें जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और जिसमें एनर्जी कभी भी यूज नहीं होती। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नो एटीपी इज यूज और नो एनर्जी इज यूज्ड, ठीक है, समझ रहे हो, नो एनर्जी इज यूज्ड। और चीजें कैसे फ्लो होती हैं? फ्लो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप लोग पढ़ोगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बट अभी आप लोग को दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो थोड़ा सा समझ लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। मान लो कोई एक ऐसी जगह है जहां पे किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और एक ऐसी जगह है जहां पे चीजों की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस जनरेट हो गया। जैसे मान लो ये एक ऐसा रूम है खाली सा, और मैं एक जगह पे कोई स्प्रे मार देता हूं, ठीक है, तो अभी स्प्रे की कॉन्सेंट्रेशन इस एक जगह पे ज्यादा हो गई और बाकी के रूम में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। सही है, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस जनरेट हो गया इस जगह में और बाकी के जगह में। इस डिफरेंस को ही बच्चों हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या? डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन। दो जगह पे अगर एक ही चीज की दो जगह पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और होगा क्या? कोई भी चीज जहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा वहां पे चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होने लगेंगी। मतलब अगर मैंने यहां पे स्प्रे मार दिया एक जगह पे, तो वो स्प्रे फटाक से क्या हो जाएगा? पूरे घर में फैलने लगेगा। जैसे कोई मैं डीओ मार देता हूं यहां पे, सही है, कोई भी रूम फ्रेशनर मार देता हूं, तो वो क्या होता है? उसका जो स्मेल है वो पूरे रूम में क्या होने लगता है? फैलने लगता है धीरे 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 करके। सही है, क्योंकि उस रूम फ्रेशनर की पहले कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा थी और वहां पे कम थी। सही है, तो जैसे ही मैंने यहां पे मारा तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। सही है, और जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाती है बिना किसी एनर्जी का यूज किए, बिना किसी एटीपी का यूज किए। इट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आ जाओ, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। भैया बहुत सारे टाइप्स है इसके। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा? ऐसी चीजें जो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होंगी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ऐसी चीजें जहां पे एटीपी खर्च नहीं होगी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के, ध्यान से सुनो, पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के हैं। एक आपका सिंपल डिफ्यूजन, सही है, और एक आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है? जो मैंने आपको समझाया वो डिफ्यूजन है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि कॉन्सेंट्रेशन जहां पे भी ज्यादा होगा तो कोई भी चीज एक जगह से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डिफ्यूजन। अब दो प्रकार की डिफ्यूजन है या फिर दो प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक आपका है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या? कोई भी चीज ऐसे ही ट्रांसफर हो जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया CO2 जो है, मैंने आपको बताया ना CO2 जो है वो वॉल के अंदर ऐसे ही ट्रांसफर हो जा रही है। ठीक है, लिपिड फॉस्फोलिपिड के बीच के वॉल के बीच से ऐसे ही ट्रांसफर हो जा रही है। तो ऐसे डिफ्यूजन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। क्या है? देखो कहां गया डायग्राम? ये हमारा डायग्राम था, थोड़ा इसको अच्छे से बनाए। चलो एक नया स्लाइड लेते हैं, उसमें थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। मान लो ये आपकी क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। ये मैंने एक लेयर बनाई
ठीक है, और यहाँ पे इसकी दूसरी लेयर है। समझ रहे हो फॉस्फोलिपिड को ऐसा क्यों बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बीच बीच में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल, सही है। मान लो यहाँ पे भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, आपकी फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा बट कोई बात नहीं, सही है, समझ में आई बात, ठीक है। थोड़ा अच्छे से नहीं बना बट कोई बात नहीं, अवार्ड तो मिलने वाला नहीं हम लोग को। इतनी चीज समझ में आ रही है बात। ये क्या है, आपकी फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है, और इस बाय लेयर में बीच बीच में कुछ कुछ आपके क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये प्रोटीन आपकी क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन आपके यहाँ ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सही बात है। कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे भी लगे हुए हो सकते हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हो सकते हैं। दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन, सही बात है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों अंदर ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन चली जिससे हमें एनर्जी मिला, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिलन हुआ तो वहां पे ATP बना, साथ ही साथ वहां पे CO2 बन गया, ठीक है। अब CO2 ऑक्सीजन तो भैया इन्वॉल्व हो गया ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई अंदर, सही है। यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, क्यों, क्योंकि CO2 का फॉर्मेशन हुआ ना यहाँ पे, तो भैया CO2 की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, और बाहर मान लो यहाँ पे एक ब्लड वेसल आई है, यहाँ पे मान लो एक ब्लड वेसल आई है ऑक्सीजन को लेके कि भैया और ऑक्सीजन चाहिए क्या, समझ रहे हो। एक ब्लड वेसल आई है ऑक्सीजन लेके कि अगर आपको और ऑक्सीजन चाहिए तो ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे उस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो चुका है तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, मानते हो कि नहीं। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो आपका जो ऑक्सीजन है वो विद इन दिस पोर्स ये अंदर एंटर करने लगेगा, मतलब आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, अंदर आ गया, सही है। फिर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है क्योंकि ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही है। इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन था, CO2 नहीं था, लेकिन आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो कोई भी चीज कैसे ट्रांसफर होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आई बात, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई भी चीज अगर बच्चों ट्रांसफर हो रही है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जा रही है इस लिपिड की मेम्ब्रेन के बीच में से, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्या है, इट इज अ सिंपल डिफ्यूजन। समझ में आई बात, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखो कभी कभी डिफ्यूजन होने के लिए, ध्यान से सुनो, ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या, सेम चीज, ठीक है, डिफ्यूजन ही है ये भी एक टाइप का, बट यहां पे आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो इन लिपिड के मॉलिक्यूल से ट्रांसफर नहीं होगा। इनके लिए एक अलग सा चैनल है, एक अलग सा रास्ता बनाया गया है इन प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। तो मान लो ये प्रोटीन है और इन प्रोटीन में एक टनल बन गई, यहां पे इस प्रोटीन में एक ऐसी टनल बन गई और चीजें इस टनल के थ्रू ट्रांसफर हो रही हैं। जैसे मान लो पानी है, तो पानी तो भैया इसके बीच से आएगा नहीं, क्योंकि लिपिड बोलेगा भैया हम पानी को तो आने देंगे नहीं, सही है, क्योंकि क्या है, ऑयल है ना, ये लिपिड की मेम्ब्रेन क्या होती है, ऑयल होती है, ऑयल ऐसे हिलता रहता है, सही है। तो ये क्या बोलेगा, भैया हम पानी को तो आने कतई नहीं देंगे, सही है। तो अगर वाटर को एंटर करना है, वाटर को अगर एंटर करना है तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं बच्चों, ठीक है। एक्चुअल में वाटर एंटर करने का जो प्रोटीन होता है ना, उस प्रोटीन को हम लोग एक्वापोरिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्वापोरिन नाम का एक प्रोटीन लगा हुआ है, इसको मार्क कर लो, इसको लिख लो अपनी बुक में। एक्वापोरिन नाम का एक प्रोटीन लगा हुआ है जो कि 8 मॉलिक्यूल से बनता है। कितने मॉलिक्यूल से बनता है, 8 मॉलिक्यूल से, मतलब 8 मॉलिक्यूल का बना हुआ एक प्रोटीन लगा हुआ है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, एक्वापोरिन। और एक्वापोरिन हेल्प करता है वाटर की मूवमेंट के लिए, मतलब अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, ध्यान से सुनेंगे, अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। यही बातें कर रहे हैं ना हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट में, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। तो कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल होने लगी, ठीक है, कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल होने लगेगी। लेकिन यहां पे ट्रेवल कैसे हो रहा है बच्चों, इस प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा। लिपिड अपने भी लिपिड के बीच से कोई भी चीज नहीं जा रही, जैसे अपना CO2 चला गया था, ऑक्सीजन चला गया था, वैसे यहां पे डायरेक्टली वाटर
किसके थ्रू जा रहा है, एक चैनल के थ्रू जा रहा है, एक टनल के थ्रू जा रहा है, समझ रहे हो, एक प्रोटीन के थ्रू जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस डिफ्यूजन, ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, तो दिस डिफ्यूजन इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आई बात, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन है ये क्या कहलाता है बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी दो प्रकार के हैं, दो प्रकार से हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक आपका हो सकता है बच्चों चैनल्स के थ्रू, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। एक हो सकता है आपका चैनल्स के थ्रू, जो भी मैंने आप लोगों को समझाया। एक हो सकता है बच्चों कैरियर्स के थ्रू, कैरियर्स के थ्रू, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एक हो सकता है आपका चैनल्स के थ्रू और एक हो सकता है आपका कैरियर्स के थ्रू। जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया वो था चैनल, सॉरी हाँ चैनल समझाया मैंने, ठीक है। अभी मैंने जो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाया ये चैनल था। यहाँ पे एक चैनल लगा हुआ है जिसका नाम क्या था, एक्वापोरिन, और इस एक्वापोरिन के थ्रू आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कभी कभी बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लगे होते हैं, देखो ध्यान से, कभी कभी कुछ इस तरीके के इररेगुलर शेप के स्ट्रक्चर लगे हुए रहते हैं, प्रोटीन ही है ये, इस तरीके के स्ट्रक्चर लगे हुए मान लो, ठीक है, जिसके बीच में कोई गैप नहीं है, जिसके बीच से कोई भी चीज पास नहीं हो सकती। तो ये चैनल क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे कोई भी चीज है, कोई एक आयन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है, ठीक है। तो ये चैनल क्या करेंगे, इस आयन को यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पे इस आयन को पकड़ेंगे और ये खुद को शेप ऐसे टिल्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अंदर आ जाएंगे, समझ रहे हो, ऐसे आ जाएंगे, समझ रहे हो। खुद का शेप इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और इस आयन को कहां डाल दिया, अंदर की तरफ डाल दिया, समझ रहे हो, समझा। ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कैरियर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर। तो विद द हेल्प ऑफ कैरियर बहुत सारी चीजें भी ट्रांसफर होती हैं बाहर से अंदर की तरफ। और देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कम था, सही है। कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बहुत ज्यादा कम था, तो कोई भी चीज यहां से यहां ट्रांसफर हुई विदाउट एनी यूज ऑफ एटीपी। तो ये भी क्या है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही क्या है, हेल्प एग्जांपल है। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा। दो चीज, कितनी चीज समझी हम लोग ने पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक आपका सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन समझा मैंने आप लोग को कि कोई भी चीज आपका अगर प्रोटीन के बीच से ही, ठीक है, आपका जो फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल है उसके बीच से अगर ट्रांसफर हो जा रहा है सिंपली, तो इट इज अ सिंपल डिफ्यूजन, सही है। और अगर डिफ्यूजन होने के लिए कोई सोर्स का यूज किया जा रहा है, कोई प्रोटीन का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो प्रकार के हैं, या तो ये चैनल के थ्रू हो सकते हैं या तो ये कैरियर्स के थ्रू हो सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा ऑलवेज देयर इज यूज ऑफ एटीपी। हमेशा यहां पे क्या होगा बच्चों, एटीपी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। हमेशा यहां पे क्या होगा, एटीपी का यूज करेंगे एंड चीजें फ्लो करेंगी अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। चीजें यहां पे फ्लो करेंगी, फ्लो अक्रॉस ही ना, ठीक है, हाँ, फ्लो अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, मान लो यहां पे एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और कोई भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, मान लो यहां पे कोई भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कोई भी चीज है, मान लो आयन है, कुछ भी है, ठीक है, और यहां पे उस चीज की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था बच्चों कि कोई भी चीज यहां से, मतलब देखो आप देख रहे हो, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो कोई भी चीज इस जगह से ए टू बी ट्रांसफर होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा उल्टा है। इसके अंदर चीजें कैसे ट्रांसफर होंगी, बी टू ए ट्रांसफर होंगी, ठीक है, कि चीजें कैसे ट्रांसफर होंगी, बी टू ए ट्रांसफर होंगी, समझ रहे हो। देन इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा फ्लो होंगी, समझ रहे हो। देखो यहां पे अलोंग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, जैसा जैसा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था वैसे वैसे चीजें फ्लो हो रही थी, यहां पे ज्यादा, यहां पे चीजें, तो यहां पे फ्लो होने लगी। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें फ्लो होती हैं, सही है, समझ रहे हो। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो चीजें यहां से यहां फ्लो होने लगेंगी। और हमेशा इस ट्रांसपोर्ट में बच्चों एटीपी खर्च होगी, बिना एटीपी, बिना पैसा लगाए कुछ भी काम नहीं होगा यहां पे, समझ रहे हो। तो अगर आपको किसी भी चीज को जबरदस्ती अंदर डालना है, ठूस ठूस के अंदर डालना है, तो वहां पे आपको एटीपी यानी मेहनत लगने वाली है। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल बच्चों बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ आपके बुक में, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम
पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप नाम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जितने भी पंप होते हैं एक्चुअली में उनसे एटीपी का यूज होता है। देखो पंप समझाता हूं क्या होता है। मान लो ये आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, जिस पंप का नाम है बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जिस पंप का नाम क्या है सोडियम पोटेशियम पंप। इसको नीचे बनाना चाहिए था थोड़ा, तो थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इस पंप का नाम क्या है सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये करता क्या है देखो, हम लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन से पढ़ा है कि कभी भी किसी भी सेल के अंदर कौन से आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। सेल के अंदर बच्चों हमेशा पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी होती है। समझ रहे हो, थोड़ी सी सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है, पर ज्यादा किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन है। वही अगर मैं सेल की बाहर की बात करूं, सेल के बाहर का कंडीशन, ये वाला सेल के बाहर कंडीशन, बाहर में आपको सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने मिलेगी, ठीक है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, बट पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं एक किसी भी सेल की, हमारे बॉडी में भी सेल की बात है। तो इस सेल में आपके सेल के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, बट सेल के बाहर आपको सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने मिलेगी। तो अगर यहां पे कोई चैनल होता तो नॉर्मली पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें कैसे ट्रांसफर होती, जब तक इसका इस सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इस सोडियम से ना मिलता था तब तक आपका सोडियम अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता, सही है, और आपका जो पोटेशियम है वो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता। यही होता ना नॉर्मल कंडीशन में, बट सोडियम पोटेशियम पंप ऐसा नहीं करता। सोडियम पोटेशियम पंप क्या बोलता है, भाई आप मेरे को एक एटीपी दो, ठीक है, आप मुझे क्या दो, एक एटीपी दो, यहां से एक एटीपी दो, मैं क्या करूंगा इस एक एटीपी के खर्च से मैं क्या करूंगा, तीन सोडियम बाहर निकालूंगा, 3 सोडियम बाहर निकालूंगा, और 2 पोटेशियम अंदर डाल दूंगा, 2 पोटेशियम अंदर डाल दूंगा। समझा मैंने क्या बोला, इसने क्या बोला कि मैं बाहर से 3, अच्छा हाँ, बाहर से 2 पोटेशियम सोडियम क्यों लिख रहा हूं, बाहर से 2 पोटेशियम अंदर डालूंगा, ठीक है, और 3 सोडियम बाहर निकाल दूंगा। अब देखो यार ये तो बड़ी अजीब बात है, 3 सोडियम बाहर निकाल दोगे। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है कि मैं बाहर से अंदर 2 पोटेशियम डाल दूंगा। अब अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन पहले से ज्यादा है, बाहर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन पहले से कम है, फिर भी पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा। समझ रहे हो, तो अब अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें फ्लो हुई। सिमिलरली बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, समझ रहे हो, फिर भी आपका जो सोडियम है वो बाहर की तरफ मूव होगा बिकॉज ऑफ दिस सोडियम पोटेशियम पंप। समझ रहे हो, तो ये इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल को अंदर डालेगा और 3 सोडियम के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर। और ये एक साइकिल चलाने में, ये एक काम एक बार में ये करने में इसको 1 एटीपी लगेंगे, ठीक है, ये 1 एटीपी क्या करेगा, खर्च करेगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, तो इसको 1 एटीपी चाहिए ये काम करने के लिए। समझ में आई बात, और ये अक्रॉस जाएगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन के अक्रॉस जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप, और ये एग्जांपल है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, ये आपका एग्जांपल था एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। क्लियर है, समझ में आ गई बात, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को, छोटा सा एक और बात, देखो बहुत ही छोटी चीजें बची हुई है, बाकी हमारा खत्म हो गया, हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक पढ़ा हुआ है आपका बच्चों फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपका किसने दिया था, 2 साइंटिस्ट थे, एक थे सिंगर, उनका नाम सिंगर था, साइंटिस्ट सिंगर नहीं थे, ठीक है, सिंगर, और एक थे शायद देखने दो एक बार, हाँ निकोलसन, ठीक है, एक थे सिंगर और एक थे निकोलसन, 2 साइंटिस्ट थे, नाम लिख लेना, मिटा दे रहा हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक थे सिंगर और एक थे निकोलसन। कब दिया था इन्होंने, 1970s में, 1972 में दिया था ये मॉडल। क्या कहा था इन्होंने, देखो इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल और आपका लिपिड मॉलिक्यूल है, जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है, वो हमेशा ऐसे हिलती रहती है, ऐसे खुद को एडजस्ट करती रहती है।
समझ रहे हो, वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं। हम लोगों को लगता है ना कि यार जो मेम्ब्रेन है वो एक स्टेबल होगी, ऐसे एकदम एकदम रिजिड होगी, ऐसा नहीं है। वो एक ऑयल की तरह है और वो फ्लोट होती रहती है। ठीक है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक ऑयल की तरह है और वो क्या होती रहती है, हमेशा फ्लोट होती रहती है। समझ रहे हो, इनकी स्टेटमेंट क्या थी, देखो इन्होंने बोला था अब मोजाइक ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, मोजाइक मतलब क्या, मोजाइक मतलब बहुत सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती है उसको मोजाइक बोलते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ खड़ी हो जाती है ना, जब मान लो 10 बच्चे एक साथ खड़े हैं, ठीक है, तो वो मोजाइक कंडीशन है। सो मोजाइक ऑफ अ प्रोटीन आर बॉब्ड इन द लिपिड मेम्ब्रेन। समझ रहे हो, जो प्रोटीन है वो क्या हो रहे हैं, बॉब हो रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे हिल रहे। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे क्या हो रहे हैं, हिल रहे। कहां पे हिल रहे हैं, लिपिड मेम्ब्रेन में। दैट्स व्हाई इन्होंने इसको फ्लूइड कंसिडर किया। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या कंसिडर किया बच्चों, इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आई बात, ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान से समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला कि आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में रखा गया है और वो ऐसे से हिलता रहता है। ऐसे से क्या होता रहता है, वो हिलता रहता है। क्यों, क्योंकि भैया ये ऑयल जैसा स्ट्रक्चर, आपका जो पूरा पूरा लिपिड है वो क्या है, ऑयल जैसा स्ट्रक्चर है। सही है, और इस ऑयल जैसे स्ट्रक्चर में आपके बहुत सारे प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। ठीक है, और वो सब क्या हो रही है, ऐसे से हिल रही हैं। सही है, दैट्स व्हाई दे कंसीडर दिस मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड। समझ रहे हो, ये इसको क्या उन्होंने कंसीडर किया, फ्लूइड कंसीडर किया। और इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे मोजाइक प्रेजेंट है। मोजाइक मतलब समझ रहे हो ना, प्रोटीन रखा हुआ है, लिपिड रखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसे लाइन से रखी हुई है। समझ रहे हो, तो इन सारी चीजों को एक लाइन से अरेंज कर दिया गया है और वो क्या हो रही है, फ्लूइड में ऐसे 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 घूम रही है। समझ रहे हो, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि किसने दिया था, सिंगर और निडलसन ने। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अच्छा, एक और चीज है, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लूइडिटी। दो फैक्टर्स हैं जो फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, दो फैक्टर्स हैं। अगर बच्चों आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया था लिपिड मॉलिक्यूल में ये लगे थे, कार्बन लगे हुए थे, दिखाया था स्ट्रक्चर, कहां गया, स्टार्टिंग में बताया था ना। ये देखो यहां पे कार्बन लगे हुए थे। अब आप लोगों को देख रहा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सही है, कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है बच्चों। तो यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर लिपिड में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा बच्चों, तो उतना ही लेस फ्लूइड होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखना, थोड़ा सा याद रखना कि अगर आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे आपका लेस फ्लूइड होगा। ठीक है, अगर अनसैचुरेटेड होगा तो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो अपोजिट उसका डायरेक्टली मोर फ्लूइड। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ज्यादा फ्लूइड की तरह दिखेगा। सही है, उसके बाद एक और चीज है बच्चों, एक होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है बच्चों, स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड समझते हो, स्टेरॉइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारे स्टेरॉइड बाहर से लोग लेते भी हैं, जो कि गलत होता है। बहुत सारे स्टेरॉइड हमारे बॉडी में बनते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन, जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन है, ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, वो सारे के सारे क्या, स्टेरॉइड है। ठीक है, तो इट इज एक्ट लाइक अ बफर। ठीक है, इट इज अ बफर ऑफ फ्लूइडिटी। बफर ऑफ फ्लूइडिटी, बफर मतलब क्या, जैसे हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीएच बफर। ठीक है, पीएच बफर क्या होता है, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर में पीएच बफर डाल दो, समझ लो मैंने 9 पीएच का बफर डाल दिया किसी भी सॉल्यूशन में, तो थ्रू आउट द रिएक्शन उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज ही नहीं होगा। उस पूरे सॉल्यूशन में उसका पीएच कभी भी, पूरे रिएक्शन में उसका पीएच कभी भी चेंज नहीं होगा, 9 ही रहेगा। समझ रहे हो, तो बफर सॉल्यूशन बच्चों ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे चीजें होती हैं बफर, जो किसी भी चीज का नेचर चेंज होने नहीं देती। समझ रहे हो, किसी भी चीज का नेचर चेंज होने नहीं देती। अगर मैंने थर्मल बफर डाला है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा कोई भी चीज का, अगर मैंने पीएच बफर डाला है तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा कोई भी चीज का। समझ रहे हो, वैसे ही आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ये फ्लूइडिटी का बफर है। अगर मैंने क्लोरेस्ट्रॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन पर लग गया है तो उसकी फ्लूइडिटी में ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आएगी बात। तो हमारे फ्लूइडिटी को बचाने का काम कौन करता है, आपका कोलेस्टेरॉल करता है। क्लियर है, समझ में आ गया।
समझ में आ गया? सो आई होप आप लोग को यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खत्म हो गया है। आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट अगर आप लोगों ने यहां तक देखा है सो थैंक यू सो मच, और आपको बहुत सारी चीजें आज समझ में आई होंगी, आई एम श्योर, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सब कुछ समझ में आया है, ठीक है, मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट किए बिना कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके फोन पे मिलती रहे। क्लियर है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1-2 लेक्चर में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, उसके बाद नए चैप्टर पे जाएंगे हम लोग, सही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।